हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। मैं हूं अमरदीप कुमार। आज हम इस वीडियो में जो है डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपको एडमिशन लेना हो बीसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एमएससी के लिए तो कैसे लेंगे। बहुत ही बच्चों का ये कमेंट आ रहा था कि सर एमएससी पे वीडियो लेकर के आइए। तो आज हम इस वीडियो में जो है यही प्रोसेस जो है आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप एडमिशन ले सकते हैं। साथ में आपको बताएंगे कि कितना सीट होता है और कैसे क्या प्रोसीजर है इसका, कैसे आप एमएससी में एडमिशन ले सकते हैं। आज हमारे बीच मौजूद है मिस्टर समीर कुमार, जिन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर से शुरू की थी और आज इनका जो है एडमिशन बीसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत एमएससी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट पैथोलॉजी में हुआ है। तो आज हम इनसे जानेंगे कि ये अपना कैरियर में कैसे मतलब एग्जामिनेशंस को इस क्रैक करने के लिए जो है क्या चीज का तैयारी किए, कैसे स्टडी किए, सारा स्ट्रेटेजी जो है हम इनसे जानने का कोशिश करेंगे। तो आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में और कॉन्ग्रेचुलेशन, आप जो है बीएयू के अंदर एमएससी करने वाले हैं आप कुछ दिनों में, और आप जो एक सीट एक्वायर किए वहां, और इसका सफर कैसे रहा और इन सारे चीज को जो है हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आपका फ्यूचर ब्राइट हो, इसके लिए हमारे पूरे ऑडियंस की तरफ से आपको शुभकामनाएं। तो आप बच्चों को थोड़ा सा अपना इंट्रो दीजिए ताकि जो है बच्चे आपको जान पाए और आप जो है उनसे रूबरू हो पाए। मेरा नाम समीर कुमार हुआ। मैंने इसी वर्ष बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के जो एग्ज़ाम होती है, जो स्टेट जो लेती है, उसमें मेरा एज ए सिलेक्शन हुआ है और उसमें मुझे एमएससी एजी प्लांट पैथोलॉजी में मतलब हुआ है, एज ए एडमिशन हो चुका। बस मेरी कोर्सेस जो रजिस्ट्रेशन होती है बस वो बाकी है, वो 10 या 11 तारीख को स्टार्ट होगी। तो बच्चों का अक्सर कमेंट आता है, ये देख रहे होंगे एक पेपर है हमारे पास जो आपका कमेंट था, हमने नोट किया हुआ हूँ और इसी पे जो है हमारा ये वीडियो रहने वाला है। तो बेसिकली यहाँ जो आप बीएयू में एडमिशन लिए, कौन सा एग्जामिनेशन दिए थे? देखिए, बेसिकली जो ऑल ओवर इंडिया में देखा जाता है, जो अपनी स्टेट की वो अलग एग्जामें ली जाती है, जो एमएससी के लिए स्पेशली, जैसे एग्रोनॉमिक्स के लिए एमएससी एग्रोनॉमिक्स के लिए ली जाती है, जो कि एमएससी एजी के अंदर बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, जैसे एग्रोनॉमिक्स होती है, प्लांट पैथोलॉजी होती है, ये जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग्स होती है। आप जो है स्टेट कोटा मतलब बीएयू का जो अपना फॉर्म निकलता है, रिलीज करता है, उसके थ्रू एडमिशन यहाँ पे लिए है ना? हाँ, वो उसी के माध्यम से हुई है, जो अपने स्टेट से एग्जाम तो अगर बाहर स्टूडेंट है, यहाँ झारखंड का डोमिसाइल नहीं है, तो अगर उनको एडमिशन लेना हो तो कैसे लेंगे? नहीं, वो ऐसे नहीं ले सकते। उसके लिए आपका एक होता है आईसीआर के जो एग्जाम होती है, उसमें से 15% जो होती है वो एज अ सीट्स होती है। जो आईसीआर अपने जो कंडक्ट कराती है, हर स्टेट्स क्या होता है, जैसे आईसीआर में जो होती है, जैसे 3 सेंट्रल्स कॉलेज है, वो फुली एकदम 100% सीट लेती है। वो एज अ पूरा जितने भी कोर्सेस होती है वो 100% की होती है आईसीआर के थ्रू। और जो अपने स्टेट्स की होती है, जो अस्थायी रूप से जो स्टेट्स की है, बस वो दे सकते हैं एग्जाम। वो मतलब 85% यहाँ पे एक्वायर करते हैं, अदर स्टेट्स नहीं दे सकते हैं इसके लिए एग्जाम। तो ये जो एग्जामिनेशन आप दिए उसमें कितने मार्क्स का एग्जामिनेशन होता है? फिर बेसिकली 200 मार्क्स की होती है और बेसिकली इसमें नेगेटिव मार्क्स की नहीं होती है। और उसमें एक 3 कैटेगरीज का होता है, मतलब 2 कैटेगरी टाइप। जैसे आप मान लीजिए, जैसे क्वालिफाइड का जो होती है, तो उसमें से एक बेसिकली होती है कि जो एससी एसटी जो होती है वो उसको 40% क्वालिफाइड करनी होती है, और जनरल्स ओबीसी के लिए वो होती है तुम्हारा 50% क्वालिफाइड होना रहता है। अच्छा, क्वालिफाई वाला क्वालिफाइड मतलब 200 नंबर का एग्जामिनेशन होता है। क्वालिफाइड भी होता है। तो क्वालिफाइड के बाद आप ये भी देखिए, ये आपको तो पता नहीं चल रहा है कि हमको कौन कोर्सेस मिल रहा है। ये तो किसी को पता नहीं है कि कोर्सेज क्या मिल रहा है। वो उस बेसिस से उसके बाद जब आप क्वालिफाइड के मान लीजिए 200 स्टूडेंट या 300 स्टूडेंट्स एग्जाम के लिए बैठे, तो उसमें से क्वालिफाइड जितने लोग हुए तो उसके बाद फिर मेरिट लिस्ट होते। मेरिट लिस्ट में ये मेंशन रहता है, रैंक वाइज होता है, जो जैसा प्रीफरेंस दिया उसके अनुसार से वो रैंक जो डिसाइड होता है। जो अच्छा रैंक लाए, जो जैसा प्रीफरेंस पहला दिया, तो उस बेसिस पे उसको ये सब्जेक्ट ऑफर मिलता है, और उसी के बेसिस से मतलब पूरा मेरिट लिस्ट आती है और सिलेक्शन हुआ। जो क्वालिफाइड हुआ उसका ये उसी के बाद फिर मेरिट लिस्ट आती है, तो उसी में पूरा सब्जेक्ट वाइज आती है। तो ये फॉर्म जो आप लोग फिल करते हैं, ऑनलाइन फिल करते हैं या फिर ऑफलाइन? नहीं, वो देखो मेनली होती है कि जो बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है वो अपना एक फॉर्म निकालती है, जो स्टेट्स का होता है,
वो अपना एक फॉर्म अच्छा, मतलब ये वेबसाइट पे रहता है, उससे आप डाउनलोड करके फिर फिल करके मतलब आप वो कर सकते हैं। बहुत लोग मतलब क्वेरी भी होता है कि अरे मतलब बहुत जगह ऐसा भी होता है कि ऑनलाइन सब कुछ हो जाता है, लेकिन बेसिकली ऐसा कुछ नहीं है। आप फॉर्म निकालिएगा, उसका प्रिंट आउट निकलवाए, जो नोटिफिकेशन जो आती है, और वैसे भी आजकल तो मीडिया उडिया निकला, ऐसे भी पता चल ही जाता है, तो लेकिन बहुत लोगों को पता नहीं रहता है वो, तो उसी के बारे में आप पूछ सकते हैं। हाँ, तो मतलब उसके थ्रू जो है आप वहाँ पे एडमिशन लेते हैं, मतलब काउंसलिंग के थ्रू। हाँ, तो आईसीआर, तो इसका प्रोसेस क्या है, प्रोसीजर आप बता देते थोड़ा सा? प्रोसीजर मैं बता देता हूँ। बीएयू एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है, जो वो अपना एक निकालती है, नोटिफिकेशन निकालती है, जो कि लगभग अबाउट 5 पेज में होती है। तो वो मतलब जो फिलअप है, जो रिक्वायरमेंट होती है, आप कौन सा डिग्री लिए हैं वो चीज मेंशन होगा, कि वो सब चीज होती है, और सभी चीजें फॉर्म फिलअप करके हमको क्या बोलते हैं, एक 100 रुपए का टिकट होता है आपका, मतलब मान लीजिए 100 रुपए का टिकट होना चाहिए, 5-10 करके जो भी आप ऐड करिएगा, 100 रुपीज का वो टिकट आपका होना चाहिए। तो उसी बेसिस से फॉर्म सब फिलअप करके फिर आपका जो रजिस्ट्रार का जो होती है, उस पे आपको उसमें एड्रेस दिया हुआ रहेगा मेनली, तो मतलब आपको पोस्ट ऑफिस के थ्रू पोस्ट ऑफिस सेंड करना है, पोस्ट ऑफिस के थ्रू सेंड डायरेक्ट अगर पेपर जाके। और बहुत लोग ऐसा भी होता है सर, बहुत लोग ऐसा भी होता है कि सोचेगा कि मेरा नियर में ही है, बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर में ही कैंपस में पोस्ट ऑफिस है, तो वहां से कर दे, लेकिन ऐसा नहीं है। वो उसके बाद कहीं भी पोस्ट ऑफिस है, आप वहां से कर सकते हैं। अच्छा, और मतलब अगर नहीं करना है आपको। इसके लिए आपके मतलब बहुत बच्चे ऐसे कमेंट हमारे पास आया था, सर हम लास्ट दिन करेंगे, तो मतलब हम जाके डायरेक्ट दे सकते हैं? नहीं, वो ऐसा एकदम नहीं है। लास्ट दिन के लिए तो एकदम नहीं सोचिए, आप उसके लिए लगे हुए हैं तो लास्ट दिन हम क्यों ही जाएंगे? वो तो बहुत गलती है। आप उतना दिन से आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये चीज बेसिकली सही नहीं है। एक स्टूडेंट का यही केस आया था कि सर ऐसा कुछ मतलब डेट एक्सटेंड वगैरह, तो डेट एक्सटेंड वगैरह मैं बता रहा हूँ कि मतलब इस बार भी देखा गया था कि बहुत लोग ना, मतलब उसमें बहुत लोग का मतलब फॉर्म भरे थे, लेकिन लास्ट दिन जो भरे थे ना, मतलब मेनली देखो, पोस्ट ऑफिस का मतलब आप कितनों भी पोस्ट ये क्या बोलते हैं, स्पीड पोस्ट किए हैं, तो लेकिन बेसिकली होती है कि 24 आवर्स के बाद ही आपका ये होगा। 24 आवर के अंदर तो आपको कहीं भी आप करें, कितने भी नजदीक है, लेकिन वो नहीं हो, एक दिन बाद ही वो प्रोसेस होता ना, और ऐसा में 5 बजे तक पहुंचना रहता था, समझे। लास्ट दिन जो किया उसका बहुत मतलब कुछ स्टूडेंट्स लोग का मतलब एग्जाम नहीं दे पाए उस बेसिस पे। तो ये एग्जामिनेशन आप दे करके जो कोई भी बहुत सारा सीट, मतलब बहुत सारा डिपार्टमेंट है, तो उन सारे में भी एडमिशन ले सकते हैं आप? हाँ, ले सकते हैं, व्हाई नॉट, क्यों नहीं। तो हम जानना चाहेंगे कि यहाँ का जो फी है एमएससी का क्या है? देखो, एमएससी का फी मतलब मान आपको बता दे रहा हूँ मैं कि जो जो कैटेगरी से आते हैं, जो एससी से जो आते हैं, अबाउट मान लीजिए 62,000 अबाउट, जितने भी आपका जैसे लैब कॉशन मनी है, बस चार्जेज है, बस चार्जेज नोट, बट मेडिकल क्लेम, सब जो भी है, मतलब मेरी सभी चीज मिलाकर 6,000, मतलब 6,000 अप्रोक्स, बस मात्र सेमेस्टर, एक सेमेस्टर का। और जनरल में जो है मतलब 9,000 समथिंग, और सेकंड सेमेस्टर से तो और घट जाता है। सेमेस्टर सेकंड से एकदम घट जाए। जैसे आप देखें ना, जैसे हम लोग का जो झारखंड कमांड एग्जाम लेते हैं, जो यूजी लेवल का है, तो वो एकदम उसी टाइप जैसा है, उतना ही फी लगता है जैसा वो लगना चाहिए। फी में जो है आप यहाँ एमएससी क्लियर कर सकते हैं। तो एमएससी में एडमिशन लेते हैं तो आईसीआर के थ्रू अगर आप एडमिशन लेते हैं तो वहाँ बच्चों को मिलता है आपका अलावेंस, तो यहाँ क्या सीन है? देखिए, उसमें तो आप जान रहे हैं कि जो होती है स्कॉलरशिप, जो अदर स्टेट से जो आती है, उसका आईसीआर एक अलग स्कॉलर फेलोशिप देती है, जो कि यूजी में तो मतलब अबाउट 3,000 मिलता है, और वो आपका 6 महीना पूरा कंप्लीट होगा, तो उसके बाद पैसा उसके अकाउंट में विथड्रॉल हो जाते हैं। और एमएससी की अगर बात करें तो उसमें अबाउट 5 या अप्रोक्स 6,000 के आसपास मिलता है। अच्छा, 5,000 के आसपास? हाँ, उतना मिलता है। आप लोगों को कितना उम्मीद है? हम लोग को अबाउट वही मतलब ये क्या बोलते हैं, पर मंथ 2,000 रुपीज मिलेंगे हम लोग को। और एक बार अगर ये
डिग्रीज कंप्लीट होंगे तो मतलब आप तो जोड़ आप लीजिए लोग जो 48,000 होंगे। इसके अलावा जो स्कॉलरशिप होता है हम्म, जैसे कि ई कल्याण स्कॉलरशिप, ये भी आप अप्लाई कर सकते हैं क्या? नहीं यो ऐसा नहीं है, वहाँ पे आपको करिकुलम दिया गया है, आप स्कॉलरशिप दो नहीं ले सकते हैं मतलब इसलिए। मीन से एक ही हाँ मिलेगा, इसी या कल्याण, 2000 लीजिए हाँ पर हाँ मंथ, या फिर आप जो हाँ है ई हाँ कल्याण हाँ, लीजिए? लेकिन बेस्ट आप चुन लीजिए कौन ले हाँ, सकते जो हैं। वो आपके मतलब डिपेंड करता है आपको कौन आप सा। इतना गेस कर लिए वही 48,000 ही बेहतर है। तो यहाँ पे जो रिजर्वेशन होता है कैटेगरी वाइज होती है क्या? कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन किस बेसिस पे आप बोल रहे हैं? सीट मैट्रिक्स के बेसिस पे सीट जो। मैट हाँ सीट मैट्रिक्स में मतलब देखिए जितने भी कॉलेजेस होते हैं, जितने भी सीटें होती है जॉब के लिए चाहे एडमिशन के लिए, वो कैटेगरीज वाइज में बटी हुई रहती है। तो रहते हैं कि इस बार मैं देखा कि जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग्स में 10 सीटें थे, और कुछ कुछ जैसे कैटेगरीज में बांटा हुआ है कितना कितना क्या सीट है, और प्लस प्लांट पैथो में 2 है, और और एमएससी एग्रोनॉमी में जो है 6 या 5 सीट समथिंग ऐसा ही कुछ होंगे। तो हम और सीट बाकी मैट्रिक्स पे, हाँ, हॉर्टिकल्चर्स में भी 5 सीट 4 सीट। तो सीट मैट्रिक्स में हम कैटेगरी वाइज जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है इसके साथ हम अटैच कर देंगे, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। इस कारण से जो है हम जो अभी जानकारी चाहिए होता है वो हम आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो सर हॉस्टल चार्जेस जो होता है वो क्या होता है यहाँ का? देखिए हॉस्टल चार्जेस आप जान रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं हाँ, इसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, मतलब बीएयू के अंडर हाँ। ही कोई कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो जैसा यूजी में होता है उसी टाइप जैसा है, वैसा कुछ और जो अलग से कुछ मेस है का नहीं। जो चार्जेस वगैरह कितना लग जाता होगा? मेस का चार्जेस अबाउट वही जो मतलब 25-27 वैसा ही कुछ, और कुछ कुछ के जगह सेल्फ मेस चलती है, हाँ। मतलब 1 में भी चलती है, हॉस्टल नंबर 1 में भी चलती है, हॉस्टल नंबर 2 में भी चलती है, हॉस्टल नंबर 3 में भी चलती है, बेसिकली सेल्फ मेस ही चलती है। तो एक और लास्ट सवाल, जो स्कोप वगैरह होता है, यहाँ एमएससी आप कर लिए तो स्कोप क्या होगा आपका? देखिए स्कोप मान लीजिए अगर आप उस चीज पे लगे हुए हैं, हमको वो चीज करना ही है, तो आपको उस पे मतलब अच्छा से फोकस करने होंगे। आप जैसे स्कोप का बात कर रहे हैं तो इसमें एक केवीके ये सब के भी आते हैं, जब आप डिग्री कंप्लीट हो उसमें स्पेशली आते हैं, जैसे एसएमएस ये सब की आती है, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट ये सब की आती है। अगर ये भी होते हैं कि अगर आप उस डिग्री आप ले रहे हैं, जैसे मेरा एमएससी प्लांट पैथोलॉजी में होता है, उस बेसिस पे मैं लगे हुए मैं नेट का भी तैयारी करूँ, तो कहीं ना कहीं जो वैकेंसी जो आती है और एज ए भी अदर, हाँ प्रोफेसर, और भी, जूनियर हाँ कम एज साइंटिस्ट। हाँ और भी स्टेट्स में आती है और अपना भी स्टेट्स में आती है, तो उस बेसिस से मतलब निकलेगा तो रिक्रूटमेंट तो। आप कुछ अपने दिमाग में कुछ सोच के रखे होंगे कि मुझे इन फ्यूचर क्या करना है, तो आप क्या सोच के रखे हैं? देखिए इन फ्यूचर तो मुझे एज मतलब प्रोफेसर की ओर ही जाएंगे, प्रोफेसर की ओर जाना ही जाना है, चाहेंगे। नेट का आप हाँ एग्जामिनेशन ने देने लगेंगे? हाँ वो देने लगूंगा मैं, उसके उसके प्रिपेयर एकदम करूंगा, साथ में लेकर चलूंगा। साथ साथ आप हाँ प्रिपेयर एकदम करेंगे? साथ में लेकर। और भी है जैसे एसएससी भी होती है, हाँ, जो आप देख रहे हैं अभी जो जो प्रोटेस्ट वाला जो दिखाया जा हाँ, रहा है, हाँ, तो वही जो जो रिक्रूटमेंट अभी जो आप लोग भी जान रहे हैं कि हाँ। जो रिक्रूटमेंट, वो भी एसएससी अपना रिक्रूटमेंट निकालती है, जो स्पेशली प्लांट प्रोटेक्शन के लिए निकालती है, और भी जो एमएससी एग्रोनॉमी सब जो भी है वो सब में भी निकालते हैं। तो बीएससी और एमएससी, ये दो चीज में जो है अंतर कहाँ आ जाता है? अगर बच्चे जो हैं बीएससी करके छोड़ देते हैं तो उनका क्या नुकसान है? देखिए मान लीजिए बीएससी में मतलब देखते हैं अगर आप डिग्री ले, आप जब लास्ट ईयर में है, जैसे एएलपी है तो आप जो है अभी एमएससी में आ गए, आपके जूनियर्स जो होंगे बीएससी में शायद कर रहे होंगे तैयारी, बीएससी का लास्ट ईयर में होंगे, तो उनको क्या आप सजेशन देना चाहिएगा? देखिए वो तभी डिसाइड हो सकता है ना जब आप रावे में जब आते हैं ना, तब आपको मतलब पता कर लेना चाहिए कि हमको किस वे में जाना है। किस वे तो में जाना हाँ है? किस वे में जाना है, आपको एमएससी करना है या कुछ जैसे एग्रीकल्चर में एबीएम होती है जो कि एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, और जिसको मैनेजमेंट में जाना है वो भी कर सकते हैं। किसी किसी को शौक रहता है कि एग्रोनॉमी से करे, बहुत अपना अपना सबका चॉइस है, लेकिन ये पहले अगर डिसाइड कर लेगा तो बहुत अच्छा आगे की ओर मतलब स्टूडेंट्स लोग मूव कर सकता है, एज अ कैरियर बहुत अच्छा रहेगा उनका। मतलब एमएससी एटलीस्ट कर लेना चाहिए स्टूडेंट हाँ को? एमएससी कर लेना चाहिए, अब स्टूडेंट्स पे डिपेंड है वो क्या चाह रहे हैं, लेकिन ऐसे बेसिकली अगर अगर अच्छा अगर आपको जॉब चाहिए, अगर अच्छा जॉब वाला चाहिए,
तो एज एमएससी बेहतर है। बेहतर है। और लेकिन आप ये भी जान लीजिए बीएससी में भी है कुछ कुछ है, जैसे आपका होता है एक आईबीपीएस एफओ जो लेती है, हाँ। एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर लेती है, वो भी काफी अच्छे हैं। उसके लिए पहले से आपको प्रिपेयर रहना चाहिए। किसी तो किसी को हाँ जॉब हाँ जल्दी हाँ, चाहिए किसी तो को जॉब चाहिए, जैसे फैमिली हम्म इकोनॉमिक किसी का सही नहीं रहता है, हम्म तो आप उस बेस पे। और प्लस इफको का भी आते हैं, उस टाइम इफको का भी आता है, एफएसओ का भी आता है, बहुत सारे कुछ कुछ, मतलब बीएससी में भी बहुत अच्छे स्कोप है एज है इसकी कंपनी। और बहुत लोग का मन भी रहता है कि आगे और हम पढ़े, मतलब हाँ। हायर क्वालिफिकेशंस के लिए। जो है आप एक चीज अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। अगर मैं एज मैं भी स्टूडेंट हूँ तो मुझे जो है आप प्लांट पैथोलॉजी में पहुंच चुके हैं अभी, तो बच्चे कौन सा सब्जेक्ट चॉइस करें देखिए बीएससी में? जो एक होता है ना, मतलब कंफ्यूजन अभी हाँ, ऐसा है। देखिए कंफ्यूजन आप जो बोल रहे हैं, कंफ्यूजन मैं बोला ना, इससे पहले भी बोला कि जब आप थर्ड ईयर में गए हैं तो फोर्थ ईयर में आपको चूज कर लेना चाहिए चूज कि कर हाँ हाँ कि हमको क्या करना है, किस सब्जेक्ट से करना है। आपका एक होता है ना कि बेसिक भी तो मजबूत होनी चाहिए ना। उसमें आप फॉर्म में लिखते हैं क्या, उसमें फिलअप करते हैं क्या कि मुझे इस सब्जेक्ट से हाँ हाँ, वो प्रेफरेंस होता है, प्रेफरेंस देते हैं? प्रेफरेंस दिया जाता है। कैसे मतलब मतलब उसमें देते हैं? उसमें आपको मतलब उसमें मतलब फिलअप करने के लिए आपको दिया जाएगा, एक फॉर्म रहता है, उसमें फिलअप करने के लिए दिया जाता है कि आप क्या क्या लेना चाहते हैं, पहला प्रेफरेंस में क्या डाले हैं, जैसे एग्रोनॉमी डाले, हॉर्टिकल्चर डाले, ऐसे आपको सीक्वेंस में आप प्रेफरेंस डाल तो जो सकते हैं। क्वेश्चंस पूछा जाएगा वो किससे पूछा जाएगा? देखो क्वेश्चन बेसिकली आप जान रहे हैं कि हम लोग जितने भी कम्पिटिटिव में जितने भी एग्रीकल्चर से जो रिलेटेड जो रिक्रूटमेंट आती है, वो बेसिकली जनरल एग्रीकल्चर से ही पूछे जाती है। जनरल मतलब एग्रीकल्चर। अप्रोक्स मतलब सभी से इक्वली पूछते हैं, किसी से ज्यादा मतलब अल्टरनेट होता है कि इस ईयर में इससे ज्यादा, जैसे इंटरमोलॉजी से पूछ दिया इस ईयर में, मैं बता रहा हूँ ज्यादा एंटो से और ब्रीडिंग से ज्यादा क्वेश्चन थे, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा थे। और लेकिन ये है कि अब पहले जो होते थे बहुत इजी, अब थोड़ा ना पेपर जो है ना स्टूडेंट्स का जो देख रहा है, जो एग्जामिनर है, जो जो सेट करते हैं क्वेश्चन, एकदम पूरा देख लिया एकदम एकदम, मतलब लगता है ना बहुत डीपली थोड़ा पढ़ना पड़ेगा आपको। ये नहीं कि ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं एग्जाम देने जाते हैं, वैसे एकदम मतलब करने वाला नहीं है। तो आप क्या सजेशन देना चाहेंगे बच्चे लोग को कि देखिए क्या क्या सब्जेक्ट, कौन कौन सा बुक, क्योंकि आपका जो लाइफ है हमने ऑब्जर्व किया है, कभी कभी आपसे मुलाकात होते रहती थी हमेशा, तो उसको आप क्या रिकमेंडेशन करना चाहेंगे कि क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए और आपका क्या स्ट्रेटेजी रहा था? देखिए उसके लिए तो वही है जो आप बीएससी में जो भी पढ़े हैं 1 सेमेस्टर तक है, जो कि सबका वो रहता है नॉर्मली, फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी भी सब भी पढ़ना ही रहता है, फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर के सभी पढ़ते हैं, एग्रोनॉमी में भी पढ़ने ही रहते हैं, जितने भी कोर्सेज है सभी सारे चीज पढ़ने ही रहते हैं। तो उस बेसिस से जनरल एग्रीकल्चर के लिए एज अ प्रिपेयर मतलब बेस्ट उसी अनुसार आता है। तो आप जो बुक जो प्रीफर किए थे, कौन कौन सा बुक प्रीफर किए थे? बेसिकली मैं तो बोलता हूँ कि एक तो होती है अरुण कत्यान की जो वॉल्यूम 1 और 2 जो होती है, वो ये बेसिकली उसके बेसिस पे जो ऑब्जेक्टिव होती है वो एसआर कांतवा की होती है, वो एकदम सफिशिएंट है। और उसमें देखिए अरुण कत्यान में आप देख रहे हैं कि वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 एकदम थ्योरी बेस्ड भी बहुत अच्छी तरीके से दिया हुआ, उसके थ्रू बाय थ्रू लाइन मतलब एसआर कांतवा दिया हुआ है। तो और भी कोई बुक्स वगैरह आप प्रीफर किए थे क्या? नहीं वैसा तो प्रिफेयर नहीं किया, बस थोड़ा सा ये सुंडा पढ़ा था मैं। नीमराज सुंडा, हाँ नीमराज सुंडा, जनरल एग्रीकल्चर पे। बेसिकली नीमराज सुंडा एंटोमोलॉजी के लिए बहुत सही था। तो मतलब तीन ही बुक आप जो है बोल रहे हैं कि प्रिपेयर किए थे आप, तीन ही बुक से? हाँ 3 ही बुक प्रिपेयर किया था, और बाकी जो 1 से 8 सेमेस्टर जो पढ़े जो थे आप वो पढ़े सब थे, थोड़े जो नॉलेज आपका थे। नोट्स वगैरह होगा, हाँ तो क्या की पॉइंट वगैरह भी बनाते थे क्या आप? हाँ, की पॉइंट तो बनाता था, कुछ कुछ नोट्स बनाते थे, लेकिन मैं अब क्या ही बोले, अब नोट्स लेके तो शेयर नहीं कर सकता हूँ। हाँ। तो इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। अच्छा, इन फ्यूचर कभी हुआ तो आप हम इनका नोट्स भी आप तक पहुंचाने का काम करेंगे, इनके परमिशन से ही, इनके थ्रू कुछ क्लासेस वगैरह भी हम करवाएंगे ताकि आपको जो है हेल्प हो सके एग्जामिनेशंस में। और एक क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन, बच्चे को कितना घंटे अगर वो पढ़े तो एग्जाम क्रैक होता है? देखिए इसके लिए अगर आप किसी चीज को अगर आप चाह रहे हैं, हाँ। तो उसके लिए एक मेनली इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी बहुत बड़ा मतलब बहुत लेवल का है। हाँ। वो आप अगर कंसिस्टेंसी रखते हैं तो हो जाएगा। मेनली पता है, ज्यादा पढ़ने के लिए मैं नहीं बोल रहा, कंसिस्टेंसी के साथ आप 2 या 3 हार पढ़े
आराम से निकल जाएगा। 2-3 आवर में हो जाएगा। हाँ, आप 2-3 ऑन आवर में। कैमरा बोल रहे हैं। हाँ हाँ, क्या ऑन द कैमरा ही मैं बोल रहा हूँ, 2-3 आवर काफी है। मतलब पूरी लेकिन ईमानदारी, शिद्दत कंसिस्टेंसी से, होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी से, फोकस के साथ, डेडिकेशन के साथ, स्मार्ट वर्क के साथ जो है आप 3 से 4 घंटा पढ़ते हैं तो आपका जो है एमएससी क्लियर हो और जाएगा। उसके लिए आपको ये भी है डेली, मतलब आप जो पढ़े उस बेसिस पे, जैसे एंट्रो का पढ़ रहे हैं तो उसके बेसिस पे 100 क्वेश्चंस बनाइए जो आप पढ़ रहे हैं। अच्छा, उसके हाँ, अलावा जो है आपको जो पढ़े हैं उसका जो है आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए कौन सा बुक प्रेफर किया जा सकता है? क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए वही तो मैं जो एसआर कांतवा का बात एसआर जो किया कांतवा। हूँ, उसमें बहुत अच्छी तरह से दिया हुआ है। और एसआर कुछ आप कांतवा ऑनलाइन क्लासेस वगैरह भी करते थे क्या? नहीं, ऑनलाइन क्लासेस नहीं करता था, बस जो सेल्फ बेसिक, हाँ, स्टडी? जो सेल्फ स्टडी बेसिक नॉलेज जो थी, जो 1 से 8 सेमेस्टर तक पढ़ा था, हाँ। बस वही काफी था मेरे लिए। तो आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे? मैं तो अब बताने लगूं तो क्या, मैं देखो, अगर बेसिकली मैं अपनी सच्चाई से अगर बोलना चाहूंगा तो मैं जो 10 बजे बैठता था हाँ। तो वही 1 बजे तक एकदम पढ़ता था, एकदम एकदम, ये क्या बोलता हूँ मैं कि डेडिकेशन तो कंसिस्टेंसी के साथ, और एक बार भी गैप नहीं। लेकिन कभी कभी चिल करता था, ये नहीं कि हाँ। उस पे ज्यादा चिल भी करता था, ब्रेक भी लेता था, उसके लिए ब्रेक भी बहुत जरूरी है, हाँ। वो होना ही चाहिए। ये नहीं कि उसमें एकदम ही दिन हो गए हैं, अपना कंसिस्टेंसी से करिए बेहतर। तो मतलब आप देख रहे थे मतलब 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक पूरी कंसिस्टेंसी से विदाउट गैप के साथ जो है वो इन्होंने तैयारी की और अपना जो है लक्ष्य को हासिल किया। तो मैं आप सभी से भी अनुरोध करना चाहूंगा कि आप जो है अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए जो भी सेमेस्टर में अभी आप है वहां से भी आप जो है तैयारी कर सकते हैं। मैं इनके साथ बहुत व्यक्तित्व हमारा इनका जुड़ा हुआ है और इनके कैरियर में बहुत ही अप्स एंड डाउन्स हमने देखा है, फिर भी इनका डेडिकेशन लेवल इस कदर है कि ये जो है एमएससी क्रैक करके ही यहाँ पे इस कॉलेज में दोबारा हमारे साथ मिलने आए। तो हम इनको इनके उज्जवल भविष्य के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा और कॉन्ग्रेचुलेशन आपका जो आप इतने थैंक यू। कीमती समय जो है निकाल करके बच्चों को मोटिवेट करने का काम किए और इसी तरह के जो है वीडियो अक्सर लाते रहते हैं। तो आप जो है हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक छोटा सा इनको हम गिफ्ट देना चाहेंगे, तो एक छोटा सा ये गिफ्ट है पूरनचंद फाउंडेशन के तरफ से, हमारे एनजीओ के तरफ से। आप जो ये कीमती समय निकाल करके बच्चों को गाइड किए। अरे थैंक यू, मुझे बहुत बड़ा खुशी हो रहा है कि आप मुझे इस तरह से अवगत करा रहे हैं, जैसे कि किस तरह से मतलब एमएससी के लिए निकाला जाए। तो मैं बहुत खुश हूँ कि आप मुझे धन्यवाद, इस थैंक यू। अपॉर्चुनिटी समझे। और ये जो है एक ये जो गिफ्ट है मैं इनको आप खोलिए खुद से, ये आपका है। नहीं, ये चलता है, एक छोटा सा गिफ्ट है हमारे एनजीओ तरफ से पूरे पूरनचंद फाउंडेशन की तरफ से एक छोटा सा तोहफा है। ये बच्चों को दिखा दीजिए, यहाँ पे जो है देखिए, एक छोटा सा कोट लगा है। आप थोड़ा सा कुछ बोलना चाहेंगे इस एनजीओ के बारे में? हाँ, इसके बारे में मैं बोलना चाहूँगा। मैं भी ये पूरनचंद फाउंडेशन के लिए बहुत ही जगह गया हुआ हूँ, और ये बहुत ही अच्छी फाउंडेशन है जो कि जितने भी रूरल एरियाज जो है उसको मतलब क्या बोलते हैं, एक तरह से शिक्षित कराने का बहुत बड़ा मतलब एक प्रयास किया जा रहा है। और ये पूरनचंद फाउंडेशन जो है, मैं कभी-कभी मतलब देखे हैं, हाल फिलहाल में न्यूज़ में देखा हूँ कि इसके मतलब बहुत लोग हमसे लोग पूछते हैं कि पूरनचंद फाउंडेशन क्या है? तो मैं उसके बारे में बता, लेकिन तो अगला वीडियो में मैं बताना चाहूँगा पूरनचंद फाउंडेशन के बारे में, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगी। बस आप एक पूरनचंद फाउंडेशन के बारे में जाने, उसके बारे में देखिए। इसका पेज और इंस्टाग्राम पेज भी है। हाँ, और सोशल इसके इंस्टाग्राम पेज पे भी है और फेसबुक पेज भी है, तो आप देख सकते हैं। और बहुत बड़ा खुशी हो रहा है मुझे थैंक यू सर कि आप इतने अच्छे टाइम निकाल कर, मैं बहुत बड़ा खुश हूँ कि आप इतने अच्छे टाइम निकाल कर मुझे ये सर, आप भी एक कीमती समय निकाल करके आया, बहुत खुशी लगा। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा तमाम बच्चों से, तो अपना डेडिकेशन के साथ अपना तैयारी करते रहिए। आपका उज्जवल भविष्य आपके हाथ में है। आप जितने डेडिकेशन से फोकस करेंगे, आप जितने डेडिकेशन से तैयारी करेंगे, बिना कोचिंग से सेल्फ स्टडी के थ्रू ही आप कर सकते हैं जो आपने सेमेस्टर में पढ़ा है 8 सेमेस्टर तक।
वही जो है आपका इन फ्यूचर काम देने वाला है। तो हम इनको, ये हमारे साथ अक्सर आया करते थे एनजीओ में, एग्रीकल्चर सेक्टर में जब एनजीओ काम करती थी तो वहाँ रूरल एरिया में जो है कुछ कृषि से संबंधित जो जानकारी होती थी ये सर जो है वो शेयर किया करते थे। और एक पूरनचंद फाउंडेशन के बारे में तो अपने बारे में जान ही रहा हूँ कि मैं कहाँ कहाँ गया हूँ और कौन से रूरल एरियाज में गए हूँ। और बेसिकली ये है कि लोगों को मैं ये अवगत कराना चाह रहा हूँ कि इसका आप एग्रीकल्चर फील्ड के ये क्या बोलते हैं, रांची में आपका एक पूरन 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 की पाठशाला जो खुले है, बहुत मतलब अनगढ़ा एरिया में जो है हम लोग, अनगढ़ा एरियाज में खुली गई है। आप उसके बारे में थोड़ा सा आप ही बता दीजिए। ये अनगढ़ा में जो है बेसिकली हम लोग गवर्नमेंट स्कूल में काम किए, जहाँ पे बुक्स वगैरह नहीं था तो हम लोग बुक डोनेशन का काम किए। बुक डोनेशन ऑर्गेनाइज करके जहाँ पे जरूरत हुआ था वहाँ वहाँ हम गवर्नमेंट स्कूल में जा जाके जो है बुक डोनेशन बुक को डोनेट किए। और लगभग 2 से 3 हजार के अप्रोक्स जो है हम लोग अनगढ़ा क्षेत्र में विकास के तौर पे जो है हम लोग बुक डोनेट किए। तो तमाम चीजें जो होता है जैसे कि शिक्षा क्षेत्र में, स्पोर्ट्स क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में एनजीओ पूरनचंद फाउंडेशन वर्क कर रही है। तो हम तो वीडियो समाप्त करना चाहूंगा आपका भी, आप जो जुड़े हैं लास्ट तक अपना समय निकाल करके बने रहे और वीडियो से अंत तक बने रहे, उसके लिए धन्यवाद।